तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी, अपनों का ख्याल रख रही होगी। तो जय हिंद गाइस, आज आपके लिए एक और नई स्टोरी लेके आया हूँ। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं आज की अपनी कहानी के ऊपर। आज की कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जो इंस्पायर करती है। एक ऐसी महिला की कहानी है जिसकी जिंदगी की जो शुरुआत की तो बात करें वो हैरत अंगेज तो है ही, लेकिन अंत है अफसोसनाक। लेकिन सीखना चाहिए कुछ ऐसे लोगों से इस दुनिया में कि ज़िंदगी कैसे किसी मिशन का नाम है और कैसे अपने मिशन के साथ कोई समझौता नहीं करता। आज के दौर में अगर मैं देखता हूँ हर तरफ लालच और करप्शन, रिश्वत, कुछ कर लिया तो उसके बदले में उम्मीद की कुछ हमें बदले में मिलेगा। लेकिन ये जिस लेडी की कहानी है, पूरी ज़िंदगी अपनी इसने कुर्बान की और जब मरी, जब मौत हुई, तब भी एक गुमनाम मौत। लेकिन पूरी ज़िंदगी जी, मौत को भी गले लगाया, लेकिन कभी सरकार से मदद नहीं मांगी। बल्कि सरकार ने पेंशन और बाकी चीज़ों के जो नाम पे दिया उसने ठुकरा दिया। उसने कहा कि मुझे ये भीख नहीं चाहिए, जो मैंने किया वो मेरा फ़र्ज़ था। मैंने किसी पैसे, किसी पेंशन, किसी और उम्मीद में या लालच में नहीं किया था। आज की कहानी हिंदुस्तान की, आज़ाद हिंदुस्तान की पहली महिला जासूस की कहानी है, पहली लेडी जासूस। इस लेडी जासूस का नाम था नीरा आर्य। नीरा आर्य को नीरा नागिनी के नाम पर भी जाना जाता है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये पहली जासूस क्यों और कैसे। तो आज की कहानी देश की पहली लेडी जासूस की कहानी है, नीरा आर्य जी की कहानी है। नीरा आर्य का परिवार उत्तर प्रदेश में तब बागपत में रहा करता था। बागपत अब शायद हरियाणा का हिस्सा है, लेकिन उस वक्त ये संयुक्त स्टेट हुआ करता था। मैं बात कर रहा हूँ 1900 की। 1902 में 5 मार्च को नीरा आर्य का जन्म उत्तर प्रदेश के बागपत इलाके में होता है। एक रईस परिवार में होता है। इनके पिता सेठ छज्जूमल उनका नाम था। उस जमाने में सेठ और ये सब नाम रखने का बड़ा चलन हुआ करता था। जो अमीर लोग होते थे, कारोबारी खासतौर पर होते थे, तो कारोबारियों को, बिजनेसमैन को सेठ कहकर ही पुकारा करते थे हिंदुस्तानी। तो सेठ छज्जूमल के परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ। नाम घर वालों ने बड़े प्यार से नीरा आर्य रखा। सेठ छज्जूमल का कारोबार पूरे देश में हर तरफ था। उनका एक बेटा भी था। तो ज़्यादातर जो उनका कारोबार था उस वक्त वो कोलकाता में था, तब के कलकत्ता में अच्छा खासा कारोबार फैला हुआ था। तो सेठ छज्जूमल का ज़्यादातर वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में तो बीतता, लेकिन कलकत्ता में ज़्यादा बीतता। अब चूंकि वो कारोबारी थे और 1902 की बात है, तो उनकी मजबूरी थी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो अंग्रेज़ों की माननी, क्योंकि अंग्रेज़ों का राज था, आप उसके खिलाफ जा नहीं सकते थे। तो एक अजीब करिश्मा देखें आप कि एक पिता जो बहुत बड़े कारोबारी सेठ, अंग्रेज़ों की हुकूमत, बहुत बार अंग्रेज़ों की बातें मानी, और उनके घर में 2 ऐसे औलाद पैदा होती है जो पैदा होने के बाद से ये था कि ये देश मेरा है, इस देश पे हमारा हक है, विदेशी हमारे ऊपर कैसे हुकूमत कर सकते हैं, कैसे राज कर सकते हैं। और उनमें से एक नीरा आर्य थी जो बचपन से उसके अंदर था। फिर वो कलकत्ता पहुंची। पिता चूँकि ज़्यादातर वहाँ रहते थे तो उन्होंने वहीं उसका स्कूल में दाखिला करा दिया। नीरा ने वहीं पढ़ाई की। कलकत्ता जाने के बाद उसने एक नाम सुना, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी। आज़ादी की लड़ाई में एकदम आगे थे और उस वक्त बहुत सारे क्रांतिवीर थे, क्रांतिकारी थे, अपने देश में अलग अलग नेता थे। एक तरफ बापू महात्मा गांधी लड़ाई लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ भगत सिंह थे, बाकी तमाम। तो सुभाष चंद्र बोस और कहीं ना कहीं गांधी जी की जो सोच थी दोनों की अलग अलग थी। सुभाष चंद्र बोस को लगता था कि बिना लड़ाई लड़े आज़ादी नहीं मिल सकती। गांधी जी अहिंसा के रास्ते पर थे। तो सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में खास तौर पर उनका एक ऑरा था, एक जलवा था। वहाँ नीरा आर्य सुभाष चंद्र बोस से बहुत प्रभावित हो गई और फिर उन्होंने तय किया कि वो नेताजी की तब तक आज़ाद हिंद फौज का जन्म हो चुका था, वो ज्वाइन करेंगे। अब नीरा आर्य की इस सोच से पूरे खुद सुभाष चंद्र बोस भी बड़े प्रभावित हुए और ये भी देखा कि बहुत बहादुर लड़की है। लेकिन हुआ ये कि ये सारी चीज़ें जब चल रही थी, आज़ाद हिंद फौज में शामिल होना था, उसी दौरान उससे पहले सेठ छज्जूमल ने, चूँकि नीरा बड़ी हो गई, शादी की उम्र की हो गई,
उस ज़माने में बहुत ज़्यादा भी नहीं है, कम उम्र में ही भी शादी हो जाती थी। तो उसी वक्त एक इंस्पेक्टर हुआ करते थे सीआईडी में अंग्रेज़ों के, और उनका नाम था श्रीकांत जयरंजन। हिंदुस्तानी थे, भारतीय थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई कॉलेज करने के बाद उन्होंने एग्ज़ाम दिया और उसके बाद फिर वो सीआईडी में इंस्पेक्टर तैनात हो गए। श्रीकांत जयरंजन दास कलकत्ता के ही थे। तो अब अंग्रेज़ हुकूमत में एक अंग्रेज़ पुलिस इंस्पेक्टर, वो भी सीआईडी में, और सीआईडी का काम ये कि जो क्रांति, खासतौर पर उस वक्त सबसे ज़्यादा काम क्या था क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, ये तो सब बाकी चीज़ें थी। क्रांति की मशाल जल रही थी और क्रांतिकारियों के बारे में खबरें इकट्ठी करनी थी, यही काम सीआईडी को सौंपा गया था। और जितने हिंदुस्तानियों की भर्ती की गई थी यही सोचकर कि इनकी अपनी बिरादरी में अच्छी खासी घुसपैठ है तो ये सही खबर निकाल कर लाएंगे। तो इसी सोच के साथ श्रीकांत जयरंजन दास को सीआईडी में इंस्पेक्टर के पोस्ट पर भर्ती किया गया। कलकत्ता में सेठ छज्जूमल दास और जो जयरंजन दास, इनका परिवार बहुत मिलता जुलता था। फिर ये हुआ कि ये नीरा के लिए सही बंदा है, तो नीरा और जयरंजन दास की शादी कर दी गई। अब एक अंग्रेज़ का पुलिस इंस्पेक्टर और एक ऐसी लड़की जो देश की आज़ादी का बिगुल बजाना चाहती है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज में शामिल होना चाहती है, जो देश को आज़ाद कराना चाहती है, दोनों अलग अलग दिशाओं में। खैर, शादी हो गई। शादी के बाद कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे नीरा आर्य के हस्बैंड श्रीकांत जयरंजन दास को ये शक हुआ कि उनकी पत्नी का क्रांतिकारियों के साथ संबंध है। और आमतौर पर उस दौर में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जब कई घरों में ऐसा होता था, तो उन्हें शक था। इस दौरान में अब नीरा आर्य वो आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन कर लेती हैं, सुभाष चंद्र बोस से ही मिलती हैं। उस वक्त सुभाष चंद्र बोस जी की इस पूरी फौज में एक जासूसी का भी विंग हुआ करता था, और उसके हेड थे, जो मेन हेड जासूस थे, पवित्र मोहन रॉय। ये आज़ाद हिंद फौज के जासूसी डिपार्टमेंट के हेड थे पवित्र मोहन रॉय जी। उनका काम था जासूसी करवाना, जासूसों को भर्ती करना। तो इसी दौरान में अब बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जो तरीका निकाला था पवित्र मोहन रॉय जी ने, बहुत सारी, ख़ासतौर पर देखा उन्होंने कि महिलाओं को, उस वक्त की अंग्रेज़ों को ज़रूरत पड़ती थी काम काज के सिलसिले में महिलाओं की। देखिए कहाँ से कहाँ सोच जाती है। तो अब अंग्रेज़ हैं, हिंदुस्तान को ग़ुलाम समझते हैं, हिंदुस्तानियों को भी ग़ुलाम नौकर समझते हैं, बट उन्हें काम रोज़मर्रा का कराने के लिए नौकर भी चाहिए। तो पवित्र मोहन राय को यह ख्याल आया कि क्यों ना अपने गैंग में शामिल महिलाओं को आम गृहिणी बनाकर बड़े बड़े अंग्रेज़ अफसरों के घरों में तैनात कर दिया जाए। और उन्होंने यही किया। बहुत सारी जो महिलाएं थी उनकी जासूसी विंग की, उसमें उन्होंने भर्तियां करना शुरू की और अंग्रेज़ों के घर पे साफ सफाई, खाना बनाना, इन कामों के लिए भेज दिया। अब वो वहाँ जाती, वहाँ जाकर वो बाकायदा वहाँ उनकी बातें भी सुनती, सीखती, क्योंकि ट्रेंड थी, कौन आ रहा है, क्या आ रहा है। कई बार तो कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स भी उड़ा लेती और फिर पहुँचाती। तो उस वक्त कई सारी ऐसी थी। नीरा आर्य के अलावा एक वहाँ पे थी मानवती आर्या, सरस्वती राजमणि, दुर्गा मल्लम गोरखा और डैनियल काले, ऐसे लोग और भी थे जो जासूसी के काम में लगे हुए थे। नीरा आर्य को भी इसी काम में पवित्र मोहन राय जी ने लगा दिया और वो ये जासूसी करने लगी। कहती हैं बहुत बड़े बड़ी जानकारी लाकर अंग्रेज़ अफसरों के, क्रांतिकारियों के खिलाफ ऑपरेशन के, इन सारी चीज़ों की जानकारी दी। और उनकी इस जानकारी की वजह से कई बार बहुत सारे क्रांतिकारी बचे और बड़े खुश थे। और उनके इस काम काज, उनकी तेज तर्रारी को देखते हुए खुद सुभाष चंद्र बोस ने नीरा आर्य को एक दिन कहा कि तुम इस देश की पहली महिला जासूस हो, और ये खिताब कहते हैं उन्होंने ही दिया। इसके बाद नीरा आर्य ने अंग्रेज़ों के घर से बहुत सारी जानकारी लाई, उन्होंने पूरी ट्रेनिंग भी ली। इत्तेफाक की बात कि उनकी घर के बाहर काम, पति सीआईडी में, अंग्रेज़ों का अफसर, पति को शक। तो पति को यह शक हुआ। धीरे धीरे पति ने सीआईडी वाला काम अपनी पत्नी पे करना शुरू कर दिया, नीरा आर्य पे। और फिर उसे एहसास हो गया कि ये सुभाष चंद्र बोस के बहुत करीब है। अब एक रोज़ पति नीरा आर्य का ही पीछा करते हुए और सुराग ढूंढते हुए उस ठिकाने पर पहुंच जाता है जहां पे सुभाष चंद्र बोस अपने साथियों के साथ छुपे हुए थे।
अब वहाँ हालात ऐसे बनते हैं कि इस इंस्पेक्टर श्रीकांत जयरंजन दास को एक मौका मिल जाता है। सामने सुभाष चंद्र बोस थे, अचानक ये आता है और निशाना लेता है, गोली चला देता है। इत्तेफाक से गोली नेताजी को लगती नहीं, नीरा बीच में कूद पड़ती है। तब तक उसका शौहर, उसका पति अब दूसरी बार निशाना ले रहा है नेताजी को सामने रखकर। नीरा आर्य के सामने एक तरफ उसका हीरो नेताजी है जिनकी जान को खतरा है, और दूसरी तरफ उसका अपना पति है जो उसके हीरो की जान ले रहा है, पिस्टल हाथ में है। नीरा इस दौरान में उसे लगता है कि शायद मौका ना मिले, नेताजी मारे जाएं। हमेशा चूंकि वो एक ट्रेन जासूस थी, उसके पास खंजर था। इधर पति को भी ये था कि ये पत्नी है, कम से कम उनके रास्ते में नहीं आएगी, लेकिन ये सोच गलत थी। वो इससे पहले कि दूसरी बार निशाना लेता, नीरा ने अपने हाथ से अपने पति के पेट में खंजर उतार दिया। गोली चल नहीं पाई, पति हैरान वहीं पे गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद श्रीकांत जयरंजन दास की मौत हो गई। नेताजी भी ये देखकर हैरान रह गए कि एक महिला जिसने अपने फर्ज, देश, अपने नेता के लिए अपने पति को अपने हाथों से मार डाला। कहते हैं नीरा आर्य ने इसके बाद कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी मेरे देश की आज़ादी, मेरे देश के क्रांतिकारियों की जान का दुश्मन होगा, बीच में आएगा, मैं उन सब का यही हश्र करूँगी। ये कहानी उस वक्त बहुत चर्चा में आई, और इसके बाद नीरा आर्य, जिनका नाम नीरा नागनी भी पड़ा, और इनका एक भाई भी था, वो भी फिर क्रांतिकारी बना, और इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया। फिर धीरे धीरे वक्त भी था। 1945 आ गया। 1945 में अचानक खबर आई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक हवाई हादसे में मौत हो गई है, और इस खबर के बाद 45-45 की बात थी। आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही थे वो मायूस हो गए, तब तक कोई कंफर्म सोर्स से खबर भी नहीं आ रही थी। तो उन बहुत सारे लोगों ने फिर अंग्रेज़ों से बात हुई, उधर गांधी जी भी वो थे, और अब ये था कि देश आज़ाद कभी भी हो सकता है। तो 45 में बल्कि आज़ाद हिंद फौज के बहुत से लोगों ने समर्पण कर दिया, बड़े बड़े नेताओं के कहने पर। जिन लोगों ने समर्पण किया, सरेंडर किया, उन सब के ऊपर दिल्ली के लाल किला में 1945 के एंड से लेकर 1946 तक मुकदमा चला, और इन सारे लोगों में एक नीरा आर्य भी थी, देश की पहली महिला जासूस। मुकदमा चला। जितने भी आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे, क्योंकि नेताजी रहे नहीं, उनकी मौत की खबर आ चुकी थी, अंग्रेज़ों भी लगा कि अब कमांडर तो रहा नहीं, सारे आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को बरी कर दिया अंग्रेज़ी अदालत ने 1946 में, सिवाय एक के, और वो इकलौती थी नीरा आर्य। वजह ये थी कि नीरा आर्य पर सिर्फ जासूसी करने का इल्ज़ाम नहीं था, आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने का इल्ज़ाम नहीं था, बल्कि उनके ऊपर एक अंग्रेज़ पुलिस अफसर के कत्ल का इल्ज़ाम था, और वो अंग्रेज़ पुलिस अफसर जो खुद उनका अपना पति था, और इसीलिए बाकी सबको तो बरी कर दिया गया। नीरा आर्य को एक अंग्रेज़ पुलिस अफसर अपने पति के कत्ल के इल्ज़ाम में उस वक्त की जो सबसे बड़ी सज़ा थी, काला पानी भेज दिया गया, अंडमान। इसके बाद यहाँ से नीरा आर्य अंडमान पहुँचती हैं, अंडमान में रहती हैं। उन्होंने अपना एक पूरा अंडमान का किस्सा लिखा है, मैं उसका सिर्फ एक पार्ट आपको बताता हूँ। जब वो अंडमान पहुँची तो उन्होंने बताया कि रात का वक्त था, अंडमान के काला पानी के एक अंधेरे सेल में उनको रखा गया। देखा कुछ नहीं है, फर्श सब कुछ ऐसे ही है। फिर करीब रात 10 बजे उन्होंने कहा कि हर एक कैदी को सेल में डाल दिया जाता था। वो तन्हा थी। तभी कुछ गिरने की आवाज़ आई, वो सोने जा रही थी। उन्होंने देखा कि एक कंबल और एक चादर किसी ने फेंका है। वो उन्होंने उठाया तो वो देखा कि वहाँ का वो संतरी था। तो उसने टोन भी कसा। फिर उसने कहा कि नेताजी कहाँ हैं तुम्हारे। तो उसने कुछ और ऐसी बात की कि नीरा आर्य को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस संतरी के मुंह पर थूक दिया। संतरी ने यह बात जाकर अपने जेलर को बता दी। सुबह सुबह जेलर ने बुलाया नीरा आर्य को और उसके बाद पूछता है, उन्हीं की कहानी लिखी हुई है कि तुमने ऐसा किया, शुक्र मनाओ कि बहुत सारे कानून है, वरना मैं तुमको क्या सज़ा देता। फिर पूछा कि अच्छा बताओ नेताजी कहाँ हैं। तो नीरा आर्य ने कहा कि आप सब जानते हैं नेताजी की हवाई हादसे में मौत हो गई। बोले नहीं। वो जेलर बोलता है कि तुम्हें पता है। तो जब वो बहुत बार बोलने लगा तो नीरा आर्य ने कहा कि हाँ, नेताजी जिंदा है, हमारे दिलों में जिंदा है, मेरे खुद दिल में जिंदा है। जब उन्होंने ये कहा तो उस जेलर को बहुत गुस्सा आया
उसने कहा ठीक है, हम तुम्हारा दिल चीर कर निकाल कर देखेंगे कि नेताजी कहाँ पे हैं, उनका पता क्या है। उसके बाद वो एक संतरी को बुलाते हैं, लोहार टाइप, और कहते हैं कि सिर्फ ये कहने के लिए कि मेरे दिल में नेताजी और जिंदा है। और उस जेलर ने कहा था कि तुम्हारे दिल से मैं निकाल लूँगा नेताजी का पता। उनका एक ब्रेस्ट काट दिया और बड़ी तकलीफ सही उन्होंने। फिर धीरे धीरे वक्त बीता, उसी अंडमान में थी। फिर देश आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद तमाम क्रांतिकारियों को रिहाई मिल गई, इन्हें भी रिहाई मिल गई। फिर नीरा आर्य वहाँ से निकलती हैं। बहुत सारे क्रांतिकारी नेता, सबने अपनी अपनी ज़िंदगी जी। बहुत सारे सरकार में शामिल हुए, बहुत सारी बाकी चीज़ें हुई। नीरा आर्य ने कहा कि नहीं, मैंने जो भी किया, चाहे वो नेताजी के साथ जासूसी या मेरे साथ जेल में हुआ, ये मैंने किसी पे एहसान करने के लिए नहीं किया था, ये मैंने अपने देश की खातिर किया। इसके बाद नीरा आर्य एक गुमनाम जिंदगी जीने के लिए चली गई। वो पहुंच गई हैदराबाद और हैदराबाद में ही रहीं। और हैदराबाद में जाने के बाद वहाँ आखिरी के दिनों में वो फूल बेचती थी और फूल बेचकर अपना गुजारा करती थी। और वहीं हैदराबाद में बरसों रही। हैदराबाद में रहने के दौरान एक कच्ची कॉलोनी जिसे कहते हैं, उसमें एक इन्होंने छोटा सा एक कमरा बनाया, घर बनाया, और उसी में रहती थी। कमाल देखिए कि बहुत बाद में आने वाली सरकारें, लोग भूल चुके थे हम आज़ादी की दास्तानों को, आज़ादी के हीरो को। जिस जगह पे नीरा आर्य रहती थी, सरकार ने कहा कि ये इलाका अवैध है। उस कॉलोनी को तोड़ दिया गया और उस कॉलोनी को तोड़ने के साथ उसे एक छोटी सी कुटिया, छोटा सा एक झोपड़ टाइप का है, उसे भी तोड़ दिया गया, जिसमें नीरा आर्य रहा करती थी। आखिरी वक्त में फूल बेचती थी। इसके बाद 1998 में हैदराबाद में 1998 में, उस वक्त तक ऐसा भी नहीं है कि लोगों को मालूम नहीं था कि नीरा आर्य कौन है। सब जानते थे कि ये देश की पहली महिला जासूस हैं, नेताजी की बड़ी करीबी रही हैं। अपने पति पुलिस इंस्पेक्टर को इन्होंने मारा देश की खातिर। तो बहुत सारी महिलाएं जो उनका किस्सा वहाँ जानती थी, वो भी कुछ ना कुछ तो दोस्त बनाएंगी जिससे बातें करें, अपना ज़िंदगी क्योंकि अकेले कब तक काटेंगी। तो उन्हें पेदम्मा कहकर पुकारा करती थी, पेदम्मा। 26 जुलाई 1998, 26 जुलाई 1998 को हैदराबाद में एक अस्पताल है, बहुत ही मशहूर उस्मानिया अस्पताल। इसी अस्पताल में नीरा आर्य की मौत हो जाती है, करीब 96 साल की उम्र में। 96 ईयर ओल्ड थी तब। आखिरी वक्त में घर भी तोड़ दिया सरकार ने। उन्होंने पूरी ज़िंदगी कोई पेंशन नहीं लिया, कोई सरकार से मदद नहीं ली, कोई पैसे नहीं लिए, क्योंकि उनके दिमाग और दिल में एक ही चीज़ थी कि जो मैंने किया, मैंने सिर्फ अपने देश के लिए किया, मैं किसी लालच के लिए नहीं किया। खुद कमाया, खुद खाया, फूल बेचा, खुशबुएं बिखेरी। और 26 जुलाई 1998, और ये इत्तेफाक से देखिए आज जुलाई का ही महीना है आज, लेकिन 22 जुलाई है, 4 दिन बाद 26 जुलाई 1998 को नीरा आर्य की मौत हो गई उस्मानिया अस्पताल में। एक डॉक्टर से, वहाँ के एक लोकल जर्नलिस्ट को पता चला कि नीरा आर्य की अस्पताल में मौत हो गई। उस जर्नलिस्ट ने कई बार नीरा आर्य के ऊपर कई कॉलम लिखे थे, उनकी कहानियाँ लिखी थी। तो अच्छा, उनकी अपनी किताब भी आई थी, जो मतलब किताब क्या, जो उन्होंने अपनी सारी अंडमान और इसके किस्से सुनाए थे। तो उस जर्नलिस्ट को जब पता चला तो उसने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया जो इसी पत्रकार के पेशे के फील्ड के थे। फिर कई जर्नलिस्ट इकट्ठा हुए, वो उस्मानिया अस्पताल गए। चूँकि नीरा आर्य का कोई नहीं था। अस्पताल जाने के बाद उन्होंने वहाँ से वो बॉडी ली और इस जर्नलिस्ट और उसके बाकी साथी जर्नलिस्ट ने देश की पहली महिला जासूस का अंतिम संस्कार किया, खुद से, अपने पैसों से। तब भी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं ली गई। ये थी कहानी देश की पहली महिला जासूस की। मैंने शुरू में कहा था, शुरुआत और उसका अंत। ऐसे लोग विरले पैदा होते हैं, ऐसे लोग वाकई जो होते हैं जिनसे सीखने को मिलता है। वरना आज के ज़माने में फिर वही कहूँगा कि हम छोटा सा भी काम करते हैं तो एक उम्मीद, एक लालच में करते हैं कि इसका कोई सिला मिल जाए, इसका कोई बदला मिल जाए। इवन आप छोड़िए, हम नेकी पुण्य का काम भी करते हैं तो ये सोच कर करते हैं कि ऊपर वाला खुश होगा, इसका अजर देगा, इसके बदला क्यों देगा। मतलब बिना रिटर्न का सोचे हुए हम लोग शायद कुछ करते ही नहीं। और एक नीरा आर्य जैसी महिला है,
जो चाहती तो क्या कुछ नहीं कर सकती थी आज़ादी के बाद। ऐसे ही लोग अगर लेकिन वो करती तो शायद आज मैं ये कहानी भी आपको ना सुना रहा होता, क्योंकि कहानियाँ हमेशा ऐसे ही जो इतिहास में अपनी जगह बना जाए इन लोगों की होनी चाहिए। तो आज कहानी में इतना ही। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। और गाइज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं अपने इस चैनल पे सिलेक्टेड स्टोरियाँ जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग स्टोरियाँ होती हैं उनको ही मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ सिलेक्ट छांट करके। तो आप यहाँ पर बिल्कुल बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।